बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एट्थ टर्म इन द एक्सपेंशन। क्वेश्चन आपको दिया गया है, उन्होंने कहा है कि इसकी एक्सपेंशन करके उसमें से एट्थ टर्म फाइंड आउट करें। लेकिन अगर हम इसको रेगुलर बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करें तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन हो जाता है। जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखिए मैंने इसे रेगुलर बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड किया है। तो अब हम अगर इसमें से एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी हो तो फिर हम सारे का सारा एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद हम काउंट करेंगे, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि हमें ये वाली टर्म फाइंड आउट करनी है। तो ये बड़ा एक लंबा प्रोसेस हो जाएगा कि पूरी एक्सपेंशन करें बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम और फिर जाके जो भी रिक्वायर्ड टर्म हो वो फाइंड आउट करें। तो इसके लिए एक आसान सा फार्मूला दिया गया है। अगर आप वो आसान सा फार्मूला याद कर लें तो ये सारी की सारी एक्सपेंशन करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। जी, ये वाला फार्मूला हम यूज़ करते हैं, इसको हम द जनरल टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन भी कहते हैं। अब याद रखें ये वाला फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस फार्मूला की हेल्प से आप किसी भी एक्सपेंशन की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको आपने अच्छी तरह से मेमोराइज कर लेना है, यानी कि अच्छी तरह से समझ के याद कर लेना है। अब यहाँ देखिए हमें कहा गया है कि हमने एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। इसका मतलब है T8, यानी कि एट्थ टर्म फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास जो है वो R+1 है। इसका मतलब है हम R की वैल्यू अगर 7 पुट करते हैं तो 7 में ये 1 ऐड हो जाएगा तो वो 8 बन जाएगा। तो ये एक कॉमन सेंस की बात है। अब इस फार्मूला को यूज़ कैसे करना है, इसमें हमने R, N और A और B की वैल्यू पुट करनी है। इनकी एक जनरल फार्मूला है, इसमें जो भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी पुट करनी है। R हमें मालूम हो चुका है कि हम 7 पुट करेंगे तब भी यहाँ पर 8 टर्म बनेगी, यानी कि 7 + 1 8, यानी कि T8 बन जाएगा। 8 टर्म फाइंड आउट करनी है ना। और ये n क्या चीज़ है, n जो गिवन क्वेश्चन होगी उसकी पावर को n कहते हैं। तो n क्या है हमारे पास इस वक्त 10 है। अब ये a क्या चीज़ है, a जो फर्स्ट टर्म है, जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया होगा उसकी फर्स्ट टर्म जो है वो a कहलाएगी, ठीक है। तो a यहाँ पर x² है। तो ये b क्या चीज़ है, अब याद रखें जो भी क्वेश्चन दिया गया होगा ब्रैकेट के अंदर जो सेकंड टर्म होगी वो b होगी। जी, अब जब सारी चीज़ें आपको मालूम हो जाएंगी तो बस आपने क्या करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम यहाँ पे r की जगह पे पुट करते हैं 7 7 + 1 और n की जगह पे हम पुट करेंगे 10 और अगेन r की जगह पे 7 पुट करेंगे। अब यहाँ पर a की जगह पर हम पुट करेंगे x² और ऊपर लिखा हुआ है n - r, यानी कि 10 - 7 और b की जगह पे हम ब्रैकेट में पुट करेंगे y/2 और ऊपर लिखा हुआ है r, यानी कि 7। अब 10 - 7 होता है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब 10c7 ये हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। 10c7 की वैल्यू 120 आ रही है। अब ये 2 3 6 बन जाएगा, x⁻6 y⁻7 और 2⁻7। अब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 128 बनता है, इसकी जगह पे लिखेंगे 128। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये वैल्यू आती है। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो फर्दर सिंप्लीफाई करने से हमारे पास वैल्यू आ रही है ये वाली। इसका मतलब है एट्थ टर्म का कोफिशिएंट क्या हुआ, कोफिशिएंट 15/16 है। तो ये इसका आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। नो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द फॉलोइंग। हमें 4 पार्ट दे दिए गए हैं, हमने इनकी एक्सपेंशन में देखना है कि मिडल टर्म कौन सा बनता है। अब मिडल टर्म से क्या मुराद है, जो भी पावर है, चाहे इवन है या चाहे ऑड है, जो भी पावर है, जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो उसकी टर्म एक टर्म ज़्यादा बनती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर 10 पावर है, लेकिन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी 11 टर्म्स बनेंगी। याद रखें कितनी बनेंगी, 11 टर्म्स। जैसे हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो इसकी 12 टर्म्स बनेंगी, क्योंकि इसकी पावर क्या है, 11 है, लेकिन जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो इसकी 12 टर्म्स बनेंगी। तो फिर क्या होता है, अगर हमारे पास इवन पावर हो तो कौन सी मिडल टर्म बनती है, अगर ऑड पावर हो तब कौन सी मिडल टर्म बनती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये वाले एक क्वेश्चन है और अब आपने देखना है इसकी मिडल टर्म कौन सी बनती है। क्योंकि इसकी पावर 4 है तो इसकी जो टोटल टर्म्स बनेंगी वो 5 बनेंगी। और अब हम अगर इसको एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम तो देखें पावर 4 है और टोटल टर्म जो है 2 3 4 5 टर्म्स बन गई हैं। तो इसमें देखिए एक ही मिडल टर्म होगी। देखिए 2 टर्म्स इस साइड पर रह गई, 2 टर्म्स इस साइड पर रह गई, ठीक है। और ये बन गई हमारी मिडल टर्म, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास इवन नंबर हो पावर के तौर पर तो फिर आपकी एक मिडल टर्म बनेगी,
लेकिन अगर आपके क्वेश्चन में पावर जो है वो ओड नंबर है तो फिर आपके पास क्या होंगी, दो मिडल टर्म्स बनेंगी। जैसे यहाँ पे देखें पावर ओड नंबर है 5 है तो इसकी टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 6 हो जाएंगी। 1 2 3 4 5 6। 6 में देखें अगर मैं एक साइड पे 3 करती हूँ और दूसरी साइड पे फिर 2 रह जाते हैं तो फिर इस तरह से ये मिडल टर्म नहीं बनती। और अगर फिर मैं इस साइड पे 3 रखूँ तो इस साइड पे 2 रहते तो ये भी मिडल टर्म नहीं बनती, क्योंकि मिडल टर्म का मतलब है कि दोनों साइडों से एक एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए। यानी कि मिडल टर्म तो तब बनेगी जब दोनों साइडों से डिस्टेंस एक जैसा हो या फिर दोनों साइडों पे एक जितनी टर्म्स हो। तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं दोनों साइडों पे 2 टर्म्स रख लेती हूँ। ठीक है, अब देखिए मिडल टर्म्स जो हैं वो 2 बन रही हैं। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ऑड नंबर हो तो आपके पास 2 मिडल टर्म्स बनती हैं। तो इसका मतलब है मिडल टर्म तब बनती है जब उसके लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे एक जितनी टर्म हो। तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आपके पास पावर ऑड नंबर है तो आपके पास 2 मिडल टर्म्स आएंगी। 2 मिडल टर्म्स आएंगी तभी तो उन दोनों मिडल टर्म्स की लेफ्ट साइड पे भी इक्वल टर्म्स होंगी और राइट साइड पे भी इक्वल टर्म्स होंगी। अब हम फार्मूला की तरफ चलते हैं। तो फिर याद रखिए अगर n इवन नंबर है, यानी कि अगर आपके पास गिवन पावर जो है वो इवन नंबर है, जैसे ये 2 और ये वाली इवन नंबर है, तो फिर आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करके टर्म फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इसके ज़रिए आपको पता चलेगा कि कौन सी टर्म जो है वो मिडल टर्म है। यानी कि ये फार्मूला सिर्फ आपको ये बताएगा कि कौन सी टर्म मिडल टर्म बनती है। लेकिन अगर n ऑड नंबर है, जैसे ये देखें n ऑड नंबर है तो 2 मिडल टर्म्स बनेंगी और आपको ये दोनों फार्मूलाज की हेल्प से वो दोनों मिडल टर्म्स का पता लग जाएगा कि वो दोनों मिडल टर्म्स कौन सी है। यानी कि आपको पता लग जाएगा कि वो कौन सी मिडल टर्म्स है, 7 या 8 मिडल टर्म्स हैं, कौन सी मिडल टर्म्स है। यानी कि इन फार्मूला से सिर्फ आपको वो टर्म का नंबर मालूम होगा। याद रखें अगर आपने वो टर्म फाइंड आउट करनी है तो फिर वो अगेन वही जनरल फार्मूला जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है उसके ज़रिए वो टर्म की वैल्यू या उसका कोफिशिएंट फाइंड आउट करेंगे। इन फार्मूला से सिर्फ आपको पता चलेगा कि 5th टर्म है या 6th टर्म है, कौन सी टर्म मिडल टर्म है। ठीक है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है। बाकी अगर आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं हुई तो जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे आपको बाकी चीज़ें भी क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले हम पहला पार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमने लिख लिया है। अब क्योंकि यहाँ पर n जो है यानी पावर 10 है जो कि इवन नंबर है, तो मिडल टर्म के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज़ करें जी, 10 + 2/2 यानी कि 12/2 = 6 टर्म। यानी कि इस एक्सपेंशन में जो 6 टर्म होगी वो मिडल टर्म है। अब हमें इस वाले फार्मूला से ये सिर्फ पता चला है कि 6th टर्म मिडल टर्म है। अब 6 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो वो हम अगेन जनरल फार्मूला यूज़ करेंगे। सो 6 टर्म फाइंड आउट करने के लिए अगेन हम जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्योंकि हमने 6 टर्म फाइंड आउट करनी है, इसका मतलब है r हम 5 पुट करेंगे, 5 + 1 6 आ जाएगी। सो r = 5, n जो है हमारे पास वो है 10, a की वैल्यू और b की वैल्यू ये वाली और b की वैल्यू ये वाली फ्रॉम क्वेश्चन। और याद रखें दरम्यान में माइनस साइन हो तो b की टर्म के साथ आपने फिर माइनस साइन ज़रूर लिखना है। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। जहाँ जहाँ n है 10 लिखा है, जहाँ जहाँ r है वहाँ हमने 5 लिख लिया है। और इसी तरह से a की जगह पे ये वैल्यू पुट की और b की जगह पे ये वैल्यू पुट की। अब नेक्स्ट स्टेप पे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 6 टर्म बन जाएगी और 10c5 की वैल्यू है 252 और इसी तरह से ये बन जाएगी वैल्यू 3x² 5 और -1/2x⁵5। अब हम नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 3⁵5 और x² बन जाएगा x⁻10। अब ये देखिए माइनस के ऊपर और नंबर है तो ये माइनस माइनस ही रहेगा 1/2⁵5 एंड x⁻5। अब ये वाला माइनस साइन इस पूरी टर्म को माइनस कर देगा। 3⁵5 की वैल्यू है 243, ये लिख लेंगे। सो x⁻10 ओवर 2⁵5 की वैल्यू है 32 x⁻5। अब मैं इस x⁻10 को 2 हिस्सों में डिवाइड कर देती हूँ, x⁻5 इंटू x⁻5। चाहे तो आप इसको ऊपर न्यूमरेटर में ले जाकर सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं पावर को, चाहे इस तरह कर लें तो एक कट डाउन भी कर सकते हैं। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो आती है वैल्यू -15,309 ओवर 8x⁻5 एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। अब क्वेश्चन नंबर 5 का जो सेकंड पार्ट है इसमें आप देखें कि पावर जो है वो ऑड नंबर है, इसलिए इसमें 2 मिडल टर्म बनेंगी और वो 2 मिडल टर्म्स कौन कौन सी होंगी वो इन फार्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे।
चलिए फर्स्ट मिडल टर्म फाइंड आउट करते हैं। इस फार्मूला से n की वैल्यू 11 है, सो 11 प्लस 1/2 12/2, तो ये बनती है 6 टर्म। अब सेकेंड मिडल टर्म के लिए n की वैल्यू 11 प्लस 3/2 14/2, तो ये बनती है 7th टर्म। अब हमें मालूम हो गया कि 6th टर्म और 7th टर्म जो होंगी वो इस एक्सपेंशन में मिडल टर्म होंगी, लेकिन अब हमने 6th टर्म और 7th टर्म फाइंड आउट करनी है, वो अगेन उसी जनरल फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे। जनरल टर्म को मैंने फार्मूला लिख लिया है, आमने सामने में 6 और 7th टर्म दोनों फाइंड आउट कर लेती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। ये एक ही फार्मूला है, ये ना समझे शायद कोई डिफरेंट फार्मूला है, ये एक ही फार्मूला है जो कि जनरल टर्म फार्मूला कहलाता है। 6th टर्म फाइंड आउट करने के लिए r हम पुट करेंगे 5 और 7th टर्म फाइंड आउट करने के लिए r हम पुट करेंगे 6। जब हम r यहाँ 6 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली 7th टर्म बनेगी, और जब हम r यहाँ पर 5 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये 6th टर्म बनेगी। अब n जो है वो 11 है, ठीक है। a की वैल्यू 2x के है, b की वैल्यू -1/5x है, क्योंकि दरमियान में माइनस साइन है क्वेश्चन में, इसलिए हमने b टर्म के साथ माइनस साइन लगाए हैं। अब इन दोनों टर्म्स को फाइंड आउट करने के लिए n, a और b तो सेम ही रहेगा, सिर्फ r की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम 6 टर्म फाइंड आउट करते हैं। सो इसमें r 5 पुट करेंगे, मगर n, a और b जो है वो इन दोनों के लिए सेम रहेगा, मैं बार बार आपको बता रही हूँ। वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब 11c5 की वैल्यू आती है 462, x माइनस 5 आता है पावर 6। अब ये हो जाएगा 2 रेज टू पावर 6 और x रेज टू पावर स्क्वायर इंटू 6, 2 6 है 12। माइनस के ऊपर और नंबर है तो माइनस माइनस ही रहेगा, 1/5 रेज टू पावर 5 एंड x रेज टू पावर 5, और ये बन जाएगी 6th टर्म। 2 रेज टू पावर 6 बन जाता है 64, x रेज टू पावर 12, और ये माइनस साइन पूरी टर्म को माइनस कर देगा। 1/5 रेज टू पावर 5 है 3125 x रेज टू पावर 5। अब सिंप्लीफाई करने के बाद ये नंबर्स आते हैं साथ को एज ए कोफिशिएंट, और 12 में से 5 को सेपरेट कर दें तो x रेज टू पावर 7। तो ये तो आ गई 6th टर्म की वैल्यू। अब हमने क्योंकि 7th टर्म फाइंड आउट करनी है तो r हम वैल्यू पुट करेंगे 6, n वही 11 और r 6, और इसी तरह से फिर 11 माइनस 6 और ये 6। अब बन जाएगा ये t7। 11c6 की वैल्यू भी 462 ही आती है, और ये बन जाएगा 2x²। 11 माइनस 6 इज इक्वल टू 5, और यहाँ पे माइनस साइन के ऊपर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/5 रेज टू पावर 6 एंड x रेज टू पावर 6। अब हम इस ब्रैकेट के ऊपर पावर 5 है तो इसे ओपन करेंगे, 2 रेज टू पावर 5 एंड x 5 इंटू 10, सो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, और इसी तरह से 1/5 रेज टू पावर 6 एंड x रेज टू पावर 6। अब 2 रेज टू पावर 5 की वैल्यू आती है 32, और 5 रेज टू पावर 6 की वैल्यू आती है 15,625। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है, ठीक है। 10 में से 6 निकाल दें तो x रेज टू पावर 4 आता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। नो क्वेश्चन नंबर 5 थर्ड पार्ट। इसमें भी पावर क्योंकि इवन नंबर है सिर्फ एक ही मिडल टर्म बनेगी, सो n प्लस 2/2 वाला फार्मूला यूज़ होगा। 8 हमारी n की वैल्यू है, ठीक है। वैल्यू पुट की तो हमारे पास 5th टर्म आ गई, यानी कि 5th टर्म एक्चुअली मिडल टर्म है। फिर उसी तरह से 5th टर्म यानी मिडल टर्म को फाइंड आउट करने के लिए वो वाला फार्मूला, जी बिल्कुल जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब क्योंकि हमने 5th टर्म फाइंड आउट करनी है तो r की वैल्यू हम 4 पुट करेंगे। जब r की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो ये 5th टर्म आ जाएगी। सो इसी तरह से n इज इक्वल टू 8, फर्स्ट टर्म ये वाली है, सेकंड टर्म ये वाली है। हम सारी वैल्यूज़ इस फार्मूला में पुट करते हैं। फिर जहाँ जहाँ n था हमने वहाँ 8 लिखा, जहाँ जहाँ r था वहाँ हमने 4 लिखा। अब जनाब ये बन गई है 5th टर्म। 8c4 की वैल्यू है 70। 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 4 आता है, और इसी तरह से √x रेज टू पावर 4। अब हम इस ब्रैकेट को भी ओपन कर लेते हैं। अब ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी। सो 5th टर्म की वैल्यू आ गई 70 a रेज टू पावर 4, एंड दिस इज आंसर। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला।
अब क्वेश्चन नंबर 5 एंड फोर्थ पार्ट, इसमें भी आप देखें इसकी पावर जो है इवन नंबर है, तो एक ही टर्म जो होगी वो मिडल टर्म होगी। सो वही फार्मूला n+2/2 यानी कि 12+2/2 इज इक्वल टू 14/2 इज इक्वल टू सेवन्थ टर्म। सो सेवन्थ टर्म मिडल टर्म बन गई है, इसलिए अब हम सेवन्थ टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो फिर सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करने के लिए वही जनरल टर्म फार्मूला, तो फिर उस तरह से n इज इक्वल टू 12, फर्स्ट टर्म a है, सेकंड टर्म -3/x² है, क्योंकि माइनस साइन था दरमियान में, वो मैंने सेकंड टर्म के साथ लगा लिया। और क्योंकि हमने सेवन्थ टर्म फाइंड आउट करनी है तो r की वैल्यू हम 6 पुट करेंगे इसमें, तो सेवन्थ टर्म आ जाएगी। अब ये तमाम वैल्यू जनरल टर्म फार्मूला में पुट करने से हमारे पास इस तरह से वैल्यूज आ जाती हैं। अब फर्स्ट टर्म क्योंकि a ही है इसलिए यहाँ पर a ही रहेगा। अब 12c6 की वैल्यू 924 आती है। आप कैलकुलेटर से चेक कर लीजिए, a रेज टू पावर 6 आ जाएगा, 12 में से 6 निकालें और यहाँ पे क्योंकि माइनस के ऊपर इवन नंबर है तो ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 रेज टू पावर 6 और डिनोमिनेटर में x² है तो ये बन जाएगा x 2 6 12। सो 2 × 6 12 बन गए, तो डिनोमिनेटर में x रेज टू पावर 12 आ गए। अब t7 की वैल्यू हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद ये वाली आती है, ठीक है। नाउ जस्ट टेक ए व्यू, ये आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द स्पेसिफाइड टर्म इन द फॉलोइंग एक्सपेंशन, यानी कि फॉलोइंग एक्सपेंशंस में जो टर्म उन्होंने कहा है वो आपने फाइंड आउट करनी है, यानी कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 के लिए अलग-अलग उन्होंने टर्म्स फाइंड आउट करने के लिए कहा है। मगर यहाँ पर बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि इसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि थर्ड टर्म फाइंड आउट करें या फिफ्थ टर्म फाइंड आउट करें या मिडल टर्म फाइंड आउट करें, ये चीज़ नहीं उन्होंने पूछी। ऐसे क्वेश्चंस में वो क्या करेंगे, आपसे एक चीज़ पूछेंगे, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें जो फर्स्ट टर्म या सेकंड टर्म है इसमें वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये वेरिएबल है a² और ये वेरिएबल है b²। तो जैसे उन्होंने कहा है कि टर्म इन्वॉल्विंग b6, यानी कि अगर हम इस वाले क्वेश्चन को एक्सपेंड करें तो वो कौन सी टर्म होगी जिसमें जो b की पावर 2 की बजाय b की पावर 6 आ जाए। इस तरह से वो ये भी पूछ सकते हैं कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें a की पावर 2 की बजाय a की पावर 8 आ जाए। ये कोई भी सा क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे सेकंड पार्ट में उन्होंने कहा है कि कौन सी ऐसी टर्म होगी जब हम इसको एक्सपेंड करें बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम, तो वो कौन सी ऐसी टर्म होगी कि जिसमें जब हम सिंप्लीफाई करें तो q² की बजाय q8 बनाओ, कि वो ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसमें q⁻8 साथ आ रहा हो। और ये भी क्वेश्चन उसी तरह के क्वेश्चंस हैं कि वो कौन सी टर्म होगी जिसमें y⁻8 भी हो और x⁻3 भी हो, ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसमें ये दोनों वेरिएबल्स इन पावर्स के साथ आएंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, वही जनरल टर्म का फार्मूला यूज़ करना है और उसी तरह से आपने n की वैल्यू पुट करनी है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट करनी है, सेकंड टर्म की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और सिंप्लीफाई करना है। सिर्फ क्या नहीं पुट करना, सिर्फ आपने r की वैल्यू पुट नहीं करनी। r की वैल्यू कब पुट करनी है ये आपको समझ आ जाएगी जब आप पार्ट 1 करेंगे, ठीक है। पार्ट 1 को समझ लें, उसको मैं थोड़ा सा डिटेल से समझाऊंगी, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो वही जनरल टर्म का फार्मूला हम यूज़ करेंगे। इस जनरल टर्म वाले फार्मूला को अच्छे से समझ लीजिए और उसी तरह से फिर हमने n जो है वो उसकी पावर ले लेनी है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर a²/2 है, सेकेंड टर्म जो है वो 2b² है। बस इतना ही काफ़ी है। अभी r को पुट करना नहीं आपने, अभी यहाँ पे r नहीं पुट करना, r कब पुट करना है वो अभी आपको समझ आ जाएगी। ये तमाम वैल्यूज़ मैं इस जनरल टर्म फार्मूला में पुट करती हूँ। सो ये r+1 एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पे भी r एज इट इज़ ही रहेगा, यहाँ पावर में भी 10 - r एज इट इज़ रहेगा और यहाँ पे भी r एज इट इज़ रहेगा। बस इस फार्मूला में हमने n की वैल्यू पुट की है, फर्स्ट टर्म की वैल्यू पुट की है और सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट की है, बाकी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी। अब इसको हम अलग-अलग ओपन कर लें, 2⁻r एंड b। अब ये 2 है, इस r के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2r आ जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पर हमने फाइंड आउट करना था b⁻6। यहाँ पूरे फार्मूला में b अलहदा हो चुका है, ठीक है। अब कहीं और b नहीं है और अब इस b⁻2r को देखें, यानी कि यहाँ पे 2r की बजाय यहाँ पे 6 आना चाहिए।
तो फिर हम समझेंगे कि ये पूरी टर्म को सॉल्व करके देखेंगे कि ये कौन सी टर्म बन रही है। यानी कि इसका मतलब है 2r की बजाय यहाँ पे 6 होना चाहिए। तो फिर हम इस 2r को 6 के इक्वल रखेंगे। जब आप 2r को 6 के इक्वल पुट करेंगे तो r की वैल्यू आ जाएगी 6/2, यानी कि r की वैल्यू आ जाएगी 3। अब आपके पास r की वैल्यू आ चुकी है। अब आपने ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, एक्चुअली इक्वेशन नंबर 2 बन गई है, जिसमें हमने b को सेपरेट कर लिया था। और b को हमने क्यों सेपरेट किया था? क्योंकि हमने क्वेश्चन में से देखा है कि b की पावर 6 फाइंड आउट करना है, तो इसलिए हमने b को सेपरेट किया है। अगर क्वेश्चन में a होता तो फिर हम a को सेपरेट करते, मगर यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में b रेज़ टू पावर 6 है, तो फिर हमने b को सेपरेट करना है और उसकी पावर को 6 के इक्वल रखना है। सो फाइनली हमारे पास r की वैल्यू 3 आ चुकी है और हम वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे। अब r की वैल्यू जहाँ जहाँ आ रहे हैं वहाँ वहाँ हमने पुट करते जानी है। 10 3 a² 2, 10 - 3 और 2 रेज़ टू पावर 3 एंड b 2 × 3। अब 10 से 3 की वैल्यू 120 है, कैलकुलेटर से आप चेक कर लिया करें। अब 10 - 3 7 पावर आ जाएगी, 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 आता है, और यहाँ पे b ऑब्वियसली b रेज़ टू पावर 6 आएगा। मैं इसको रेड से लिख देती हूँ क्योंकि यही तो वो बेसिक चीज़ थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अब ये देखिए टर्म कौन सी बन रही है, 4th टर्म बन रही है। सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 120 a की पावर 2, अगेन पावर है 7, तो ये बन जाएगा a रेज़ टू पावर 14, और 2 डिनोमिनेटर में है, उसकी पावर 7 हो तो 128 बनता है। और इसी तरह से 8 b रेज़ टू पावर 6। अब इस 8 को इस 120 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 960 आता है। अब मैंने इनको सिंप्लीफाई कर लिया है तो हमारे पास ये वाला आंसर आता है। ठीक है, अब आप याद रखें ये डिफरेंट तरीक़ों से क्वेश्चन आ सकते हैं। वो क्वेश्चन में ये भी पूछ सकते हैं कि जिस टर्म में b रेज़ टू पावर 6 होगा उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो फिर आपको ये वाली चीज़ फाइंड आउट करनी होगी कि इसका कोफिशिएंट क्या है। ठीक है, वो ये भी पूछ सकते हैं कि जिसमें b रेज़ टू पावर 6 होगा उसमें a की पावर क्या होगी, तो फिर आप बता सकते हैं कि a की पावर जो होगी वो 14 होगी। कहने का मकसद ये है कि आपको जिस मर्जी तरीके से वो क्वेश्चन पूछें, तरीका यही वाला होगा। बस एंड पे जाके आपने देखना है कि आपको आंसर किस तरह से देना है। अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब ये देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें उन्होंने कहा है कि वो टर्म फाइंड आउट करें कि जिसमें q रेज़ टू पावर 8 आता हो। ठीक है, q क्योंकि क्वेश्चन में सेकंड टर्म में है। ठीक है, ऑब्वियसली जब ये हम एक्सपेंड करेंगे तो q हर टर्म के साथ आएगा, लेकिन हमें वो टर्म बतानी है जिसमें q रेज़ टू पावर 8 आ जाए। तो इसके लिए भी अगेन वही प्रोसेस, अगेन वही जनरल टर्म वाला फार्मूला लिखेंगे। अब अगेन हमने जनरल टर्म वाला फार्मूला लिख लिया है। n हमें मालूम है जो 12 है, पावर 12 है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट टर्म ये है p²/2 और सेकंड टर्म है 6q²। क्या चीज़ हमें मालूम नहीं है? r हमें मालूम नहीं है, वो हम मालूम करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये तीनों वैल्यूज़ इस जनरल टर्म में पुट करके देखते हैं। जहाँ जहाँ r है वो एज इट इज़ ही आएगा, बाकी वैल्यूज़ हम पुट करेंगे। जी, अब हमने r को छोड़कर बाकी n, a और b की वैल्यू इस जनरल टर्म में पुट कर दी है। अब यहाँ पर दोबारा क्वेश्चन की तरफ आएँ। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि q रेज़ टू पावर 8 कौन सी ऐसी टर्म है जिसमें q रेज़ टू पावर 8 आएगा। तो इसका मतलब है हमने यहाँ पर q को अलहदा करना है, सेपरेट करना है। बाकी टर्म्स एज इट इज़ आएंगी, सिर्फ हम इसको ओपन करेंगे। ये आएगा 6 रेज़ टू पावर r एंड q 2 को r से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2r बन जाएगा। अब ये देखिए पूरी टर्म में सिर्फ q अलहदा हो चुका है। ठीक है, q को हमने सेपरेट कर दिया है, तो इसके अलावा q अब कहीं और मौजूद नहीं है, क्योंकि सेपरेट हो चुका है। तो अब इसकी जो पावर है वो एक्चुअली 8 होनी चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, 2r को इक्वल रखेंगे 8 के। अब हम लिखते हैं पुट 2r इज इक्वल टू 8, सो r आ जाएगा 8/2 इज इक्वल टू 4। अब हमारे पास r की वैल्यू आ चुकी है जो कि हम यहाँ पुट करेंगे। इसको हम इक्वेशन b कह देते हैं, इसको इक्वेशन a कह देते हैं। मेंशन कर दीजिएगा आप इस तरह से पुट r इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन b, कोई भी नाम दे दीजिएगा इक्वेशन को। तो
अब हम आर की जगह पे 4 पुट करते हैं, जहाँ जहाँ आर है वहाँ वहाँ हम 4 पुट कर लेते हैं। पी स्केयर बाई 2 ओवर 12 माइनस 4 और 6 रेज टू पावर 4 और क्यू 2 आर यानी कि 2 इंटू 4 तो ये 8 बन जाएगा। तो अब हम इसकी जगह पे लिखते हैं क्यू रेज टू पावर 8। अब यहाँ भी 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करें तो 8 आता है। अब आप ये देखिए कौन सी टर्म बन रही है, ये एक्चुअली फिफ्थ टर्म बन रही है। ये देखिए 4 + 1 फिफ्थ टर्म, यानी कि फिफ्थ टर्म ऐसी टर्म होगी जिसमें q रेज टू पावर 8 आएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। T5 12C4 की वैल्यू है 495। कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना है। यहाँ पे पी स्क्वायर के ऊपर 8 पावर है तो ये बन जाएगा p रेज टू पावर 16। डिनोमिनेटर पे 2 के ऊपर 8 पावर है तो ये बनेगा 256 और ये बनेगा 1296 और q रेज टू पावर 8। अब सिंप्लीफाई कर लें तो ये वाली वैल्यू आती है। अब फर्दर अगर आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों आंसर जो करेक्ट समझे जाएंगे। जस्ट टेक ए व्यू। आई होप आपको ये पार्ट भी समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। नो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। हमने वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x रेज टू पावर 4 भी आए और y रेज टू पावर 3 भी आ जाए। हमें ये वाला क्वेश्चन दिया गया है और फिर उसी तरह से जनरल टर्म वाला फार्मूला लिख लें। n जो गिवन पावर है वो 4 है और फर्स्ट टर्म है 3x रेज टू पावर 4 और सेकंड टर्म है -y। आपने माइनस साइन जो है वो सेकंड टर्म के साथ लगाना है। अब जनरल टर्म में ये तमाम चीज़ें पुट करके देखते हैं। चलिए अब हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। अब हम इनको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं। अब ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 4 माइनस आर और x रेज टू पावर 4 इंटू 4 माइनस आर और इसी तरह से ये आ जाएगा -y रेज टू पावर आर। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं -1 इंटू y रेज टू पावर आर और फिर हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं -1 की पावर r एंड y की पावर r। अलग अलग कर सकते हैं। चलिए आपकी आसानी के लिए एक स्टेप मैंने और कर दिया है। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेती हूँ। ये बनेगा x रेज टू पावर 16 माइनस 4r। अब आप ज़रा क्वेश्चन पर दोबारा चले जाएं। क्वेश्चन आपने गौर से पढ़ना है, ठीक है, और मेरी बात ज़रा गौर से समझनी है। ये देखिए क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि वो टर्म फाइंड आउट करें जिसमें x की पावर 4 बन जाए और y की पावर 3 बन जाए, ठीक है। यानी कि यहाँ पे 3 आना चाहिए और यहाँ पर इस टर्म की बजाय 16 माइनस 4r की बजाय 4 आना चाहिए। तो आप परेशान ना हो, हम r इज इक्वल टू, क्योंकि r अकेला है ना, तो r इज इक्वल टू 3 पुट कर लेंगे, ठीक है। यानी इस r की जगह पे अगर हम 3 पुट करें तो वो डायरेक्ट r की वैल्यू 3 आ जाती है। अब हम देखते हैं क्या इसमें भी, यानी इसमें भी r की वैल्यू अगर हम 3 पुट करें तो क्या ये x की पावर जो है वो 4 बनती है या नहीं बनती। अभी देखिए 16 में से माइनस करें 4 और r की वैल्यू मैंने 3 पुट की है तो ये बनता है 16 माइनस 12 यानी कि 4 ही आ रहा है। इसका मतलब है अगर इसमें भी हम r की वैल्यू 3 पुट कर दें तो 4 ही आता है। और दूसरा तरीका, यहाँ फिर आप ऐसे करें 16 माइनस 4r को 4 के इक्वल रख लें, क्योंकि क्वेश्चन में उन्होंने कहा है x की पावर 4 होनी चाहिए, तो इसका मतलब है ये 4 के इक्वल है। तो अगर हम 16 माइनस 4r को 4 के इक्वल रखें तो देखते हैं कि r की वैल्यू क्या 3 ही आती है। तो ये देखिए 16 माइनस 4 को उधर ले आएँ और 4r को उस साइड पे ले जाएं तो ये आ जाएगा 12 इज इक्वल टू 4r और r इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है दोनों सूरतों में r की वैल्यू 3 ही आती है। तो ये मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा बार बार आपको डिफरेंट तरीक़ों से समझाया है। अदरवाइज़ इस तरह से आप एक ही में से r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने r की वैल्यू डायरेक्टली 3 रख ली थी, ठीक है। तो बस आपने देखना है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आप दूसरे में भी r की वैल्यू पुट करके देखें, अगर तो वही टर्म बन रही है जो क्वेश्चन में है तो आप समझ जाएँ कि वो r की वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। इस बार मैंने इसका नाम इक्वेशन ए रखा है। पुट r इक्वल टू 3 इन इक्वेशन ए। सो 3 + 1 ये एक्चुअली फोर्थ टर्म बन रही है। सो 3 रेज टू पावर 4 माइनस 3 एंड x रेज टू पावर 16 माइनस 4r को सॉल्व करें तो 4 ही आती है पावर।
चलें फिलहाल मैं यही लिख देती हूँ, -1 रेज़ टू पावर 3 एंड y रेज़ टू पावर 3। अब नेक्स्ट में ये फोर्थ टर्म बन गई है और 4c3 की वैल्यू 4 आती है। 3 रेज़ टू पावर 4 माइनस 3 इनकी 3 की पावर 1 आ गई। यहाँ x की पावर 4 आ गई है। -1 रेज़ टू पावर 3 है, इसका मतलब है माइनस में ही रह गई वैल्यू, पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं होगी। एंड y रेज़ टू पावर 3 पूरी टर्म जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। 4 3 ज़ा 12 एंड x रेज़ टू पावर 4 एंड y रेज़ टू पावर 3, ये फोर्थ टर्म की वैल्यू है। एंड दिस इज द आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। नो क्वेश्चन नंबर 6 एंड पार्ट 4। अब उन्होंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उन्होंने कहा है अगर हम इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड करें तो उस पूरी एक्सपेंशन में वो कौन सी टर्म होगी जिसमें y रेज़ टू पावर 8 और x रेज़ टू पावर 3 आएगा। तो फिर उसी तरह से जनरल टर्म का फार्मूला लिख लिया है। n जो है वो 5 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म है y रेज़ टू पावर 4 और सेकेंड टर्म के साथ हमने माइनस साइन लगा दिए। अब जनरल टर्म फार्मूला में हम ये वैल्यूज पुट करते हैं, जहाँ जहाँ n था वहाँ हमने 5 पुट कर दिए, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट टर्म की वैल्यू और सेकेंड टर्म की वैल्यू पुट कर दिए। r एज इट इज़ रहेगा क्योंकि r अभी हमने फाइंड आउट करना है। अब हम इसको ओपन करते हैं। 4 को 5 माइनस r से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 20 माइनस 4r। और इधर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ओपन करेंगे, -3 को अलहदा कर देंगे, -3 की पावर r और इसके अलावा x रेज़ टू पावर r। अब दोबारा क्वेश्चन की तरफ आ जाएं। y रेज़ टू पावर 8 एंड x रेज़ टू पावर 3, यानी कि यहाँ पर 3 आना चाहिए। तो हम इजीली यहाँ से ही r की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर r की जगह पर 3 आना चाहिए। तो हमें मालूम हो गया कि r की वैल्यू 3 है। और अब इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, ये देखें। 20 माइनस 4 इंटू 3, 20 माइनस 12, तो ये 8 आता है। इसका मतलब है यहाँ y की पावर 8 आ जाती है जो कि क्वेश्चन में है। सो इट मीन्स ये कंफर्म हो चुका है कि r की वैल्यू 3 ही है। और जहाँ से आपको r की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाए, ज़ाहिर है इसको आप 8 के इक्वल रखेंगे तो r की वैल्यू 3 ही आएगी, मगर ये थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ से आप डायरेक्ट r की वैल्यू 3 फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन बी का नाम दे दिया और हमने लिख दिया पुट r इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन बी। अब देखिए r की जगह पे 3 पुट करने से पता चला है कि ये फोर्थ टर्म है। r की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया है, ये फोर्थ टर्म बन गई है। 5c3 की वैल्यू 10 आती है और यहाँ पे आ जाएगा y रेज़ टू पावर 8। इसको सॉल्व करें और इसके अलावा -3 की पावर 3, तो ये ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो ये माइनस साइन ही रहेगा। 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 27 आता है और यहाँ x की पावर 3। अब -27 को 10 से मल्टीप्लाई करें, -270 आता है। उस तरह से y रेज़ टू पावर 8 एंड x रेज़ टू पावर 3, और ये है फोर्थ टर्म और यही हमारा आंसर है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा इंशाल्लाह ताला। Now question number 7, find the term independent of x in the expansion of the following। 2 पार्ट्स हमें दिए गए हैं और उन्होंने कहा है कि अगर हम इनको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करें, सपोज हम इनको बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए एक्सपेंड करते हैं, ठीक है, तो फिर इनमें कोई ना कोई टर्म ऐसी ज़रूर आएगी जिसमें x की पावर 0 हो जाएगी, यानी कि x ख़त्म हो जाएगा। ऑब्वियसली x की पावर 0 हो जाएगी तो उसका जो आंसर है वो 1 आ जाएगा। अब हमने वो वाली टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है। जब आप एक्सपेंड करते हैं बाइनोमियल थ्योरम के ज़रिए तो आपको पता है कि कोई ना कोई टर्म ऐसी ज़रूर होगी, क्योंकि एक न्यूमरेटर में भी x है और एक डिनोमिनेटर में भी x है, तो कोई ना कोई टर्म ऐसी ज़रूर आएगी जिसमें x की पावर 0 हो जाए। जब x की पावर 0 हो जाएगी तो उसका आंसर 1 आ जाएगा और हमने वही टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x की पावर 0 आ जाए, इस पार्ट में भी और इस पार्ट में भी। ये क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह का है और अब हमने उसी तरह से जनरल टर्म वाला फार्मूला यूज़ करना है। n है 12 और फर्स्ट टर्म है 2x² और सेकेंड टर्म के साथ माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तीनों वैल्यूज़ जनरल टर्म फार्मूला में पुट करते हैं। अब मैंने जनरल टर्म फार्मूला में n, a और b की वैल्यू पुट कर दी है। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं 2 के ऊपर पावर अलहदा कर दूंगी और x के ऊपर स्क्वायर है और अगेन इसके ऊपर 12 माइनस r आ जाएगा और इसी तरह से -1 के ऊपर पावर r की अलहदा कर दूंगी और डिनोमिनेटर में x के ऊपर पावर अलहदा कर दूंगी।
अब मैं ये x के ऊपर स्क्वायर है, फिर अगेन 12 माइनस आर इसकी पावर है, तो मैं इसको ओपन करती हूँ। तो ये जब 2 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 24 हो जाएगा, और 2 जब r से मल्टीप्लाई होगा तो 2r आ जाएगा। अब उसी तरह से -1 की पावर r आ जाएगी, और x रेज टू पावर r जो डिनोमिनेटर में है इसको मैं न्यूमिनेटर में ले आती हूँ। अब आप सोचिए आखिर मैं इसको डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर में क्यों लेकर आई हूँ। उसकी रीज़न ये है कि मैं x को कंबाइन करना चाहती हूँ, मैं x को इकट्ठा एक जगह पे करना चाहती हूँ। अब मैं -1 की पावर r को पहले लिख लेती हूँ, और ये वाली जो चीज़ें हैं 24 - 2r और x की पावर -r इकट्ठा लिख लेती हूँ। अब ये देखिए बेस सेम हो गई है ना, तो अब उनकी पावर को मैं इजीली कंबाइन कर सकती हूँ। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिखूंगी 24 - 2r -r, तो ये दोनों मिलके बन जाएगा -3r। अब जरा क्वेश्चन की तरफ जाएं। क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x। हमें ऐसी टर्म चाहिए जिसमें x की पावर 0 हो, यानी कि x हो ही ना। और अब ये देखिए हमारे पास x भी अकेला हो चुका है, इसके अलावा इस टर्म में कहीं भी x नहीं है। तो इसका मतलब है हमें इसकी पावर को 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि हम चाहते हैं कि इसकी पावर 0 हो जाए। सो हम फिर क्या करेंगे, हम इसकी पावर 24 - 3r को 0 के इक्वल रखेंगे। सो ये आ जाएगा 3r इज इक्वल टू 24 एंड r इज इक्वल टू 8। ये r की वैल्यू 8 आ चुकी है। अब ये देखिए वही प्रोसेस है जो हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया था, ठीक है। अब हमने जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ 8 पुट करना है, तो हमें पता चलता है ये 9th टर्म है। अब हमने जहाँ जहाँ r था वहाँ वहाँ 8 पुट कर लिए। अब ये देखिए 24 माइनस 3 8 24, इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे 0 आ जाता है। इसके अलावा 12c 8 की वैल्यू कैलकुलेटर चेक की है तो वो आ रही है 495, और 12 रेज टू पावर 12 में से 8 निकालने 4 आता है, -1 रेज टू पावर 8, यानी कि ये पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि 8 इवन नंबर है, इसलिए 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर फाइनली वही चीज़ आ गई जो हम चाहते थे, यानी x रेज टू पावर 0। और ये 2 है एक्चुअली, इसे ठीक कर लीजिए, ये 12 नहीं है 2 है, 2 रेज टू पावर 4। अब जनाब ये बन रही है 9th टर्म। 495 को हमने 16 यानी कि 2 रेज टू पावर 4 की वैल्यू 16 होती है, इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आती है 7920। एंड दिस इज़ आंसर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ गया होगा। जस्ट टेक ए व्यू। अब हम करते हैं सेकेंड पार्ट। अब उसने क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट, इसमें भी हमने वो टर्म फाइंड आउट करनी है जिसमें x की पावर जो है वो 0 हो जाए। अब इस फार्मूला में हम n a और b की वैल्यू पुट करते हैं। सेकेंड पार्ट में से हमने a और b की वैल्यू ले ली है। अब हमने जनरेटर में फार्मूला में पुट कर दी है वैल्यूज़। √x को हम x रेज टू पावर 1/2 लिख लेते हैं, 10 माइनस r उसी तरह से, और फिर यहाँ पे 1 रेज टू पावर r अलहदा कर लेते हैं, और 3x स्क्वायर रेज टू पावर r अलहदा से, बल्कि हम इधर ही लिख लेते हैं 3 रेज टू पावर r एंड x स्क्वायर रेज टू पावर r बनेगा 2r। अच्छा, अब नेक्स्ट टर्म में हम थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब x की पावर 1/2 है, अब 10 माइनस r को 1/2 से मल्टीप्लाई करें तो x की पावर आ जाती है 5 माइनस r/2, और ये 1 रेज टू पावर r जो है वो 1 के इक्वल ही होगा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। 3/r को हम डिनोमिनेटर में रहने देते हैं, जबकि x की पावर 2r को हम न्यूमिनेटर में ले आते हैं, तो ये माइनस में कन्वर्ट होगी, यानी कि इसकी पावर माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी। अब ये जो दोनों x है इनकी पावर को हम कंबाइन कर लेते हैं, क्योंकि दोनों की बेस सेम है, पावर विल बी कंबाइंड। तो ये इस तरह से कंबाइन कर देंगे और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 की पावर r। अब हम ये जो 5 माइनस r/2 माइनस 2r है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये जनाब बनेगा एलसीएम। तो एलसीएम 2 है, तो ये बन जाएगा 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 10 माइनस r, और इस 2r को भी 2 से मल्टीप्लाई करें तो -4r/2, तो ये आ जाएगा 10 माइनस 5r/2। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख लेते हैं x रेज टू पावर 10 माइनस 5r/2 ओवर 3 रेज टू पावर r।
अब हमारे पास ये जो वैल्यू है ना 10-5r/2 ये 0 के इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पर x की पावर 0 चाहिए। तो इसको हम 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये आ जाएगा 10-5r/2 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 उधर जाके 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। और फिर ये आ जाएगा 10-5r इज इक्वल टू 0, और फिर आ जाएगा 5r इज इक्वल टू 10 और r इज इक्वल टू 10/5 2। तो r की वैल्यू 2 पुट करने से x की पावर जो है वो 0 हो जाती है। तो अब हम इस इक्वेशन ए में r की जगह पर 2 पुट करते हैं, तो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो इस तरह से वैल्यूज़ आ जाती हैं। अब 10c2 की वैल्यू है 45 और x की पावर ऑब्वियसली 0 हो चुकी है। 10-10 0/2, 0/2 की वैल्यू 0 है। और ये थर्ड टर्म है, डिनोमिनेटर में 9 आ जाएगा। अब x की पावर 0 ऑब्वियसली 1 के इक्वल है, तो 1 इसकी जगह पे लिख लें। 45/9 और इसको डिवाइड कर दें तो 5 आता है। सो ये बनती है हमारे पास थर्ड टर्म और उसकी वैल्यू है 5। अब ये वो थर्ड टर्म है जिसमें सिर्फ आंसर 5 आता है और x जो है वो ख़त्म हो जाता है। एंड दिस इज़ द आंसर, जस्ट टेक ए व्यू। Now question number 8, find the rth term from the end in the expansion of a plus b raised to power n। ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसके लिए मैं आपको आपकी बुक के पेज नंबर 195 पर लेकर चलती हूँ, जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल एक्सपेंशन डिस्कस की गई हैं। वैसे तो सारी प्रॉपर्टीज़ मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में, यानी इसी एक्सरसाइज की इंट्रोडक्शन में। अब ये दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको मैं दोबारा से डिस्कस कर लेती हूँ। जैसे कि ये वाली बात तो आपको मालूम ही होगी कि TR+1 को हम जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कहते हैं, और एक्चुअली कोई भी पर्टिकुलर टर्म होती है फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। अब आप लोग इस तरह से टर्मिनोलॉजी को समझ रहे होंगे तो आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको ईजी वर्ड्स में भी समझा देती हूँ, बेफिक्र हो जाएं। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी नंबर 8 है। उसमें लिखा हुआ है टर्म विच इज एट rth पोजीशन फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन इज n+2 माइनस rth पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। यहाँ पे मैं आपको साथ ये वर्ड इस्तेमाल कर देती हूँ, एंड वाइस वर्सा, यानी कि ये ऑपोजिट भी ये अप्लाई हो जाता है। अगर यहाँ पर rth पोजीशन फ्रॉम द एंड है तो फिर n+2 माइनस r पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग होगा, लेकिन rth पोजीशन फ्रॉम द बिगनिंग है, ठीक है। एंड की बजाय आप बिगनिंग लगा लें, ठीक है। तो फिर वो n+2 माइनस rth पोजीशन फ्रॉम द एंड होगा, ठीक है। ये उल्टा भी आप कर सकते हैं। आई होप आपको कुछ भी समझ नहीं आया होगा, लेकिन अभी मैं आपको सिंपल एग्जांपल देती हूँ तो आपको समझ आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास a + b रेज़ टू पावर 7 है, तो उसकी कितनी टोटल टर्म्स बनेंगी? 8 टर्म्स बनेगी, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ जितनी पावर होती है उससे एक टर्म ज़्यादा बनती हैं जब आप इसको एक्सपेंड करते हैं बाय यूजिंग बायनोमियल थ्योरम। अब मैंने उन टर्म्स को, ठीक है, नेम दे दिए हैं T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 एंड T8। अब फॉर एग्जाम्पल थर्ड टर्म जो हम स्टार्ट से हमें नज़र आती है कि थर्ड टर्म है, अब वो एंड से कौन सी टर्म बनेगी, ठीक है। अब हमने एंड से काउंट करना है, तो मैं उसको मैनुअली काउंट करने की बजाय पहले आपको इस फार्मूले की वैलिडेशन बताती हूँ। इस फार्मूले में आप पुट करके देखें कि क्या आंसर आता है। अब देखिए n जो है वो हमें जो गिवन है वो 7 है, n की जगह पे हम 7 लिखते हैं, 7+2। और r जो है वो एक्चुअली टर्म है, ठीक है। r यहाँ पे थर्ड टर्म है, ये स्टार्ट से हम r ले रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड टर्म है तो हम लिखेंगे -3, तो ये आता है 6th, यानी कि फिर एंड से ये 6 टर्म बनती है। अब हम ज़रा काउंट करके देखते हैं कि आप वाकई 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल ये एंड से 6 टर्म ही बन रही है। अब हम उलट करके देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंड से अभी थर्ड टर्म है, आपको नज़र आ रहा है 1 2 3, ये एंड से थर्ड टर्म है। तो अब हम देखना चाहते हैं ये स्टार्ट से कौन सी टर्म बनेगी। तो अगेन यही वाला फार्मूला, n आपको मालूम ही है 7 है, तो n की जगह पे हम 7 लिखेंगे, 7+2। और r, अब हम r जो है वो जो हमें मालूम है कि ये लास्ट से थर्ड टर्म है, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। तो ये 6 टर्म बन रही है। अब देखते हैं कि क्या ये स्टार्ट से भी 6 टर्म है, 1 2 3 4 5 एंड 6, बिल्कुल ये स्टार्ट से भी 6 टर्म ही बन रही है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंड से जो है ये फोर्थ टर्म है, 1 2 3 4। अब ये स्टार्ट से कौन सी टर्म बनेगी, अब हमने इसको देखना है कि स्टार्ट से कौन सी बनती है। तो उसी तरह से फिर n इस दफ़ा हमारे पास 9 है, 9+2 माइनस r। अब r क्या है, हमने लास्ट से देखना है r कौन सी टर्म है, 1 2 3 4 टर्म है। तो देखते हैं
तो ये 7th टर्म बन रही है, ठीक है। अब हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऑब्वियसली अब ये स्टार्ट से 7th टर्म ही बन रही है। इसका मतलब है आपको एक साइड से टर्म मालूम हो तो आप दूसरी साइड से इस वाले फार्मूला से उस टर्म की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसको जनरलाइज कर लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास n पावर है, ठीक है। अब आपको पता है कि पावर अगर n हो तो टर्म्स एक नंबर ज़्यादा बनती है, इनके टर्म फिर n+1 टर्म्स बनेगी। तो ये मैंने n+1 टर्म्स लिख ली हैं। अब यहाँ पर टी आर का मतलब है कोई भी रैंडमली टर्म हो सकती है, वो 100 वाली टर्म हो सकती है, वो T99 हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, वो टर्म नंबर 50 हो सकती है। यानी कि हम किसी स्पेसिफिक टर्म की बात नहीं करते, वो कोई भी टर्म हो सकती है। आर का मतलब है कि वो कोई भी टर्म हो सकती है मगर वो लास्ट टर्म से छोटी होंगी। तो अब क्वेश्चन ये है कि हमने एंड से इस आरथ टर्म को फाइंड करना है, क्योंकि हमें ये तो पता है कि शुरू से जो हम इस टर्म तक पहुंचेंगे तो हम उसको टी आर कहेंगे, ठीक है। ये टी आर कहलाएगी और एंड से फिर ये टर्म क्या कहलाएगी, ठीक है। क्योंकि आपको प्रीवियस एग्जांपल से समझ आ चुका है कि अगर स्टार्ट से अगर वो कोई थर्ड टर्म है तो लास्ट से वो कोई और टर्म बनती है, ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये स्टार्ट से टी आर टर्म कहलाती है तो एंड से कोई और टर्म कहलाएगी। तो एंड से इसकी क्या पोजीशन है, अगेन हम इस फार्मूला से फाइंड आउट करेंगे, सही है। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। सबसे पहले तो आपको ये मालूम होगा कि जनरल टर्म फार्मूला 4r+1 टर्म है ये वाला। अब अगर हम इसको r टर्म के लिए कर लें, कन्वर्ट कर सकते हैं ना, ये r+1 टर्म के लिए। अब हम इसको r टर्म के लिए कन्वर्ट कर लेते हैं। अब इस फार्मूला में जहाँ जहाँ r है उसकी जगह पे r-1 पुट कर दें, ठीक है। जब हम यहाँ पे r-1 पुट करेंगे तो ऑब्वियसली ये टर्म जो है r+1 की बजाय r में कन्वर्ट हो r में कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन हमें क्या करना है, इस पूरे फार्मूले में जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ r-1 पुट करना है। अभी देखिए इस फार्मूला में जहाँ जहाँ r था मैंने r-1 पुट कर दी है। तो फाइनली ये देखें ये क्या बनेगा, r-1 + 1 कट जाएगा तो ये r में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये टर्म बन जाएगी टी आर और ये बन जाएगी r-1। और वैसे भी कॉन्सेप्चुअल ये बिल्कुल ठीक टर्म बनी है। अब ये rth टर्म बनी है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली भी और वैसे भी मैथमेटिकली भी ठीक बनी है, क्योंकि याद रखिए r+1 टर्म थी तो यहाँ पे एक नंबर कम r था। अब यहाँ पे r टर्म है तो उससे एक नंबर r-1 है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी एक नंबर कम और यहाँ पे भी एक नंबर कम। जिस तरह यहाँ पर r+1 था तो उससे एक नंबर कम r थी टर्म्स। अब ये एक्चुअली जनरल फॉर्म बन गई है rth टर्म की, ठीक है। लेकिन अब हमने इस rth टर्म को एंड से देखना है कि क्या पोजीशन है। ये तो होगी स्टार्ट से इसकी पोजीशन, अब हमने देखना है कि एंड से क्या पोजीशन है। अगेन वही फार्मूला यूज करेंगे। अब मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख ली है, अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ए टर्म विच इज rth फ्रॉम द एंड, rth पोजीशन फ्रॉम द एंड इज एट n+2 माइनस rth पोजीशन फ्रॉम द बिगिनिंग। ये प्रॉपर्टी मैंने लिख दी है। अगर आपको याद हो तो ये प्रॉपर्टी लिख सकते हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में सिर्फ ये लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी। तो इसका मतलब है rth पोजीशन एक साइड से rth पोजीशन दूसरी साइड से इस rth पोजीशन के इक्वल है, ठीक है। ये मैंने दोनों चीज़ें लिख दी हैं। अब मैंने क्या करना है, अपने इस फार्मूला में जिसको मैंने अभी बनाया है इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देती हूँ। इक्वेशन नंबर 2 में हमने r की जगह पर ये वाली वैल्यूज पुट करके देखनी है, क्योंकि एक साइड से ये जो rth पोजीशन होती है वो दूसरी साइड से ये वाली पोजीशन होती है n+2 माइनस r पोजीशन होती है। तो अब हम अगर r की जगह पर ये पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो हमें एक्चुअल उसकी पोजीशन पता चल जाएगी एंड से। सो फिर हम लिखते हैं r इज इक्वल टू n+2 माइनस r इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ r है वहाँ वहाँ हमने ये पुट कर देना है, रिप्लेस कर देना है। तो सबसे पहले तो बनेगा यहाँ पर r की बजाय मैं लिखूंगी n+2 माइनस r और यहाँ पे भी n एज इट इज़ आएगा और यहाँ r की जगह पर मैं पुट करने वाली हूँ n+2 माइनस r और साथ फिर ये -1। फिर उसी तरह से a रेज टू पावर n माइनस इस r की जगह पे अगेन मैं लिखूंगी n+2 माइनस r और साथ फिर ये -1 और b की पावर r-1 है तो फिर r की जगह पे मैं पुट करने वाली हूँ n+2 माइनस r और साथ फिर ये -1 एज इट इज़। अब मैंने वैल्यूज़ तो सब्स्टिट्यूट कर ली हैं, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए n+2 माइनस r -1 तो ये रह जाएगी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद n माइनस r +1
और यहाँ पे जब हम ओपन करेंगे तो होगा n-2 प्लस r प्लस 1। तो अब ये देखिए n से कट जाएगा तो -2 में से 1 निकाल दें तो ये आ जाएगा r माइनस 1। तो इसकी वैल्यू सिंप्लीफाई होने के बाद r माइनस 1 बनेगी। और अब हम इसको देखते हैं n+2 माइनस r माइनस 1, इसको हमने सिंप्लीफाई किया है तो ये आ जाएगा n माइनस r प्लस 1। एंड दिस इज आंसर, यानी कि एंड से जो rth पोजीशन होगी, rth टर्म होगी, वो इस तरह से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जस्ट टेक ए व्यू। आई होप आपको इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा क्योंकि मैंने काफ़ी डिटेल से समझाया है।